Assalamu alaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan, your English teacher. Okay, viewers. Yesterday or the previous lecture, we have learned about the first poem written by William Shakespeare, Under the Greenwood Tree. इस पोएम के बारे में प्रीवियसली हमने शुरू किया था। ये लेक्चर 2 है। आज वी विल लर्न लेक्चर नंबर 2 of the same topic, Under the Greenwood Tree. Okay, poem 1 and English Sinboard के English का poem 1 है, lecture 2 है। Yesterday we have talked about William Shakespeare. आपको पता है, अब आप समझ चुके होंगे कि मेरी मेथोडोलॉजी क्या है पढ़ाने की। मैं पहले पोएट के बारे में पढ़ाता हूँ, फिर पोएम के बैकग्राउंड को बताता हूँ, देन वी विल स्टडी अबाउट द पोएम, फिर हम पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशंस करेंगे। ओके, दिस इज माय मेथड to teach the students. Okay, getting okay now. Under the greenwood tree, today we will discuss this poem. आज हमारा फोकस इस पोएम को डिस्कस करना है। गेटिंग, अब देखिए, सबसे पहले तो शेक्सपियर को हमने कल डिफाइन कर लिया था। शेक्सपियर was born in 1564 and died in 1616. It is about Shakespeare. Okay, now we will learn about the poems. अब हम poems के बारे में पढ़ते हैं। Under the greenwood tree, it's a poem. Okay, it's the poem poem, and this one is a poet. Okay, Shakespeare is a poet, and Under the greenwood tree is a poem. Now the first information about the poem. Under the greenwood tree. Greenwood means सब्ज़ार, हरे भरे दरख्त, जंगलात। वुड मीन्स हियर जंगलात, उनके जंगलात के दरख्त। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ग्रीनवुड ट्री के नीचे। गेटिंग अंडर द ग्रीनवुड ट्री, getting greenwood is the name of the forest as well, but it's a common name. Okay, now listen carefully. सब्ज हरे भरे सब्ज़ार जंगलात के नीचे, ये इसका टॉपिक है। Why William Shakespeare put this topic here? I'll let you know slowly, gradually, and you please note down. इससे पहले कि हम इसे पढ़ने जाएं, वो तमाम व्यूअर्स या लिसनर्स या वॉचर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपके पास तमाम वीडियोस टाइम आफ्टर टाइम आती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास आए। ओके, नाउ लिसन, कम टू द पॉइंट अबाउट द पोएम। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पोएम। बेटे, एक्चुअली दिस पोएम हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, ये जो पोएम से एक्सट्रैक्ट की गई है, taken from this poem has been taken from TAKEN, taken FROM, taken from, किससे ली गई है? taken from प्ले है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, taken from the play, taken from the PLAY play, नोट डाउन कर लीजिए। taken from the play of William Shakespeare, of मैं शॉर्ट में देता हूँ विलियम SHAKESPEAR, विलियम शेक्सपियर। प्ले का नाम नोट कर लीजिए। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है? बेटा ये ली गई एज यू लाइक इट, एज यू LIKE, एज यू लाइक IT इट, एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। कौन सी पोएम? अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ठीक है, इसको हमने पहला पॉइंट कर लिया कि हमने इसमें ये बता दिया कि पहले पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से ली गई। अब ये जो प्ले ना एज यू लाइक इट, इसके कौन से सीन से और कौन से एक्ट से ली गई है? सुन लीजिए, ये जो ली गई है एक्ट, यहाँ मैं इसका एक कॉलम बना देता हूँ नीचे, ठीक है ना। ये जो ली गई है एक्ट 2, ACT, एक्ट 2 है, और सीन जो है SCENE, सीन 5। एक्ट 2 सीन 5 से ली गई है ये पोएम विलियम शेक्सपियर के प्ले एक्ट 2
और सीन 5 से मेंशन की गई है। ठीक है, अगर हम व्हेन वी फाइंड, अगर हम एज यू लाइक इट प्ले ओपन करें और उसके 1 to scene 5 में जाएं तो बेटा हमें ये पोएम मिल जाएगी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो पोएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि ये पोएम एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले उससे ली गई है और एक्ट 2 और सीन 5 से ली गई। ओके, अच्छा अब ये बात कि पोएम कब लिखी गई है, when this poem was written, when was this poem written, ये पोएम कब लिखी गई है। आइए इस पोएम की रिटन जब ये लिखी गई उसके बारे में देखते हैं, किस दौर में लिखी गई है। आपको पता है विलियम शेक्सपियर जो है 16th सेंचुरी का पोइट है, ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन से पीरियड में लिखी गई है देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटे मोस्टली जो बुक्स में लिखा गया है वो 1599 है। ठीक है, लेकिन इसे क्लियर तौर पर कोई नहीं कह सकता इसके दौरान लिखी, 1599 से 1600 के दरमियान ये पोएम लिखी गई है। ठीक है, 1599 से 1600 के दरमियान ये पोएम लिखी है। रिटन WRITTEN, रिटन इन कब लिखी गई, इसमें लिखी गई। ठीक है ना, 1599 से 16 के दौरान। लेकिन मोस्टली जो बुक्स है उसमें 1599 का ही जिक्र है, तो इसलिए 1599 ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जो पोएम के बारे में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। डू गेट इट? कब लिखी गई जनाब? 1599 में लिखी गई और 1600 इसके दरमियान लिखी गई है। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर का एक गोल्डन पीरियड था जिसमें इसने ये चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसके बारे में ये कब लिखी गई आपके सामने मौजूद है। ठीक है ना, अंडर द ग्रीनवुड ट्री पोएम जो है ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में भी अभी बताता हूँ आपको। पहले हम कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेशन ले लें इसकी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जो पोएम है व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री, ये भी पूछा जाता है, काइंड ऑफ पोएट्री क्या है इसकी। ठीक है ना, काइंड क्या है, KIND, काइंड ऑफ पोएम्स, पोएम किस किस्म की पोएम है, व्हाट काइंड ऑफ, POETRY पोएट्री, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री। बेटे पोएट्री व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स, ये किस किस्म की पोएम है। ठीक है, किस किस्म की, व्हाट काइंड ऑफ पोएम, पोएम्स की काइंड क्या है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए पोएम्स लिरिक्स भी होती है, बैलेड भी होती है। ठीक है, लिरिक्स भी होती है, बैलेड भी होती है, एलिजी भी होती है, सोनेट भी होती है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह इस पे भी एक लेक्चर है, वो पोएम्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको दूंगा कि पोएम्स क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ पोएट्री क्या होती हैं। लेकिन अभी हम अंडर द ग्रीनवुड ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या है कब। तो ये बेटा कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर है। ठीक है, ये कॉमेडी है, हम ये कह सकते हैं COMEDY, कॉमेडी। ये कॉमेडी है किसकी, कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, SHAKESPEARE शेक्सपियर। लेकिन पेपर में अगर व्हाट काइंड ऑफ पूछा सिर्फ कॉमेडी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉमेडी लिखेंगे आप। ओके, एक्चुअली ये जो है शेक्सपियर की कॉमेडी है। अब आप कह रहे होंगे सर कॉमेडी किसे कहते हैं, सुन लीजिए। कॉमेडी ऐसी पोएम्स को कहा जाता है, ट्रेजेडी भी होती है पोएम, कॉमेडीज भी होती हैं। कॉमेडी ऐसी पोएम को कहते हैं जिसका हैप्पी एंडिंग हो, जिसमें एंडिंग हैप्पी हो, सिर्फ हंसी मजाक तफरीह को कॉमेडी नहीं कहते मेरे बच्चे। जिसका हैप्पी एंडिंग होता है उसे हम कॉमेडी कहते हैं। आई थिंक सो यू गेट माई पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पॉइंट्स जो हैं ये समझ आ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको विजिबल भी होगा बोर्ड पर, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को। अब देखिए ये अभी हमने लिख लिया कि जनाब ये अब इसमें एक्चुअली ये जो पोएम्स है ना विलियम वर्ड्सवर्थ के, ठीक है, ये एक सॉन्ग है। ठीक है, इस वक्त जो यहाँ पर है इसको अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो ये क्या है,
ये जो पोएम अंडर द ग्रीन ट्री, इट इज अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग, ये गीत है, ठीक है ना, सॉन्ग है, ठीक है, जिसको संग किया, संग बाय, ये जो सॉन्ग है इसे संग किया गया है, यानी किसने गाया है, SUNG, संग बाय, इसे गाया गया है LOARD, LORD, लॉर्ड एमंस, AMIENS, लॉर्ड एमंस। लॉर्ड एमंस कौन है? आइए अब हम इस तरफ चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पोएम। अभी तो ये पोएम का बैकग्राउंड, पोएम के बारे में चंद इंफॉर्मेशन थी, अब हिस्ट्री ऑफ द पोएम, इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सुन लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इट इज द इवेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ही एक वाक़या है, उस पे विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी है अपने, जिसको अपने प्ले एज यू लाइक इट में उसने मेंशन किया है। एक्चुअली देयर वाज अ ड्यूक, एक ड्यूक था, एंड हिज ब्रदर, विकेट ब्रदर, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक जो इसका विकेट ब्रदर था, उसने ड्यूक पर हमला कर दिया, ड्यूक के भाई ने ड्यूक पर हमला कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज्ड कर लिया, और यहाँ तक के वो उसकी जान लेना चाहता था, तो ड्यूक जो था वो अपनी जान बचाकर भागा, और उसके साथ जो बंदे थे, जो उसके यानी कि मेंबर, वो हम ये कह सकते हैं साथी थे, वो उसके साथ जो थे हो लिए, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ड्यूक जो है वो अपनी जान बचाता बचाता जंगल में जा पहुंचा, ठीक है, एक फॉरेस्ट में जा पहुंचा। तो ड्यूक फ्रेडरिक के जो बंदे थे उसे तला, उसके पीछे लगे हुए थे, वो भी वहां तक फॉरेस्ट में आ गए, लेकिन ये फॉरेस्ट में छुप गए, वो उन्हें ना मिल सके, वो वहां से वापस हो गए। अब ये जो था बंदा ड्यूक, जिसकी एक रूलिंग पोजीशन थी, अब वो रूलिंग पोजीशन नहीं रही, ड्यूक की जो पहले रूलिंग पोजीशन थी, अब वो रूलिंग पोजीशन नहीं रही। मेरे लेक्चर को गौर से सुनते रहिए, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी, ओके। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सुनिए बेटा, रूलिंग पोजीशन अब नहीं रही, तो उसने क्या किया कि अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब आप किसी इक़्तिदार में हो, जब आपके पास कोई रूलिंग पोजीशन हो, वो आपसे छिन जाए या आपके पास ना रहे, तो आपको कितना अफसोस होता है, फील होता है, जाहिर सी बात है इंसान में फीलिंग होगी, इसे भी फीलिंग्स थी कि इसके से वो चीज़ छिन गई। अब ये उसके बारे में भी सोचता है, और अब जंगल में अपने साथियों के साथ यहाँ पे क़याम किया हुआ, स्टे किया हुआ इसने, और अब जब ये जंगल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इन्हें जंगल की ज़िंदगी कंफर्टेबल नज़र आ रही है, एगनी नहीं है, टेंशन नहीं है, टॉर्चर नहीं है, इन्हें सुकून मिल रहा है यहाँ पर, एज कम्पेयर टू द सिटी लाइफ, वो शहर की जो ज़िंदगी थी उससे इन्हें यहाँ पर काफ़ी सुकून मिल रहा है। अब ये जो है इस ज़िंदगी को लाइक करने लगे हैं, इन्हें यहाँ इस पर जंगल में लव हो गया, वो चाहते हैं कि यहीं रहें जंगल में, यहाँ से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर थे तो बहुत टेंशन्स थी, लोग दुश्मन हो गए थे, यहाँ तक कि अपना ही भाई जानी दुश्मन हो गया था, ये अब यहाँ पर रह रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने इस सीन को, इस यानी मीन्स मंजर को उसने अपने प्ले एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 5 में जो है यहाँ पर इसने इसको क्या कहते हैं परफॉर्म करवाया है। और वो जो जंगल में आ गए भागते हुए, उनमें 4-5 बंदों का एक ग्रुप है इसके साथ, ड्यूक के साथ, उनमें से एक बंदा जिसका नाम है लॉर्ड एमंस, लॉर्ड एमंस ने इस सॉन्ग को संग किया है, इसलिए ये एक सॉन्ग भी है, और इसको संग करने वाला लॉर्ड एमंस है। अच्छा, जिस फॉरेस्ट में इन्होंने क़याम किया है, जिस जंगल में इन लोगों ने क़याम किया है, उस फॉरेस्ट का नाम है, सुन लीजिए, द नेम ऑफ द फॉरेस्ट वो है आर्डन, फॉरेस्ट आर्डन, FOREST, फॉरेस्ट, ARDEN, फॉरेस्ट आर्डन, ये इंग्लैंड का एक फॉरेस्ट है, उसमें इन्होंने ये क़याम किया है, फॉरेस्ट आर्डन। विलियम शेक्सपियर को तो ज़रा देखें कैसी अजीब सी बात कर रहा है वो,
कह रहा है इसमें, अभी मैं इसका थीम भी बताऊंगा, पोएम पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। फॉरेस्ट आर्डन में कयाम किया इन्होंने, कहा जंगल में, ओके। और जंगल की जिंदगी उन्हें अच्छी लग रही है, उन्हें वहां पर कंफर्ट फील हो रहा है एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ, क्योंकि शहर में उसका अपना ही भाई उसका दुश्मन हो गया था, यहाँ पर उसे कोई दुश्मन नहीं है। इस वजह से वो यहाँ पर जो है इस चीज़ को फोकस कर रहा है इस पोएम में। अब देखिए ये पोएम जो अभी हमारे पास आई है वो ये है, पोएम की चंद इंफॉर्मेशन। एक और बात बता दूं, इस पोएम का फॉर्मेट क्या है। पोएम का एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो लिखी जाती है, एक काइंड होती है कि वो किस किस्म की पोएम है। एलिजी है, ठीक है, वो बैलेड है, वो सोनेट है, वो क्या कह सकते हैं कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, वो कौन सी काइंड की पोएम है वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उस पोएम का एक फॉर्मेट होता है कि उसे किस फॉर्मेट में लिखा गया है। इसका जो फॉर्मेट है, ये जो पोएम लिखी गई है ये बेटा ब्लैंक वर्सेस है। आइए पढ़ते हैं ब्लैंक वर्सेस क्या होते हैं। फॉर्मेट ऑफ द पोएम में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। FORMAT, फॉर्मेट ऑफ द पोएम। फॉर्मेट ऑफ द पोएम वो क्या है, वो ब्लैंक वर्सेस है, BLANK, ब्लैंक, VERSES, ब्लैंक वर्सेस। ये ब्लैंक वर्सेस क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे, इससे पहले भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ब्लैंक वर्सेस क्या होते हैं मेरे बच्चे? ब्लैंक वर्सेस उसे कहते हैं कि जिसमें नेसेसरी नहीं होता, गौर से सुनिएगा, नेसेसरी नहीं होता कि राइमिंग स्कीम हो, यानी राइमिंग हो, राइमिंग का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी पोएम को हम ब्लैंक वर्सेस कहते हैं, ठीक है। राइमिंग का होना उसमें ज़रूरी नहीं है। जैसे उर्दू में हम काफिया, हम रदीफ, हम काफिया का को जो होते हैं उसे हम रिदम यानी राइमिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें राइमिंग का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये पोएम आपके पास बेटे आ रही है। देखिए इसमें राइमिंग का होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक या दो वर्सेस राइम कर जाएं। अब देखिए इसमें ये जो पोएम आपके सामने मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर वर्ड्स इसके नज़र आ रहे होंगे आपको। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, देखिए इसमें जो पहली लाइन है उसमें ये कहता है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव टू लाई विद मी, ट्री और मी, ये तो राइमिंग हो गई, ठीक है। तीसरी लाइन में कहता है कि he turns his merry note unto the sweet bird's throat, okay, and come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy, okay। इसमें जो विलियम शेक्सपियर है इसने इस पोएम को राइमिंग दिया है, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, इसमें ये जो विलियम शेक्सपियर की ये जो पोएम है माय डियर, ये इस वक्त सही कह रहे हैं आप कि फॉर्मेट इसका राइमिंग नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गई थी, वो सेकेंड ईयर में जो पोएम है ना हमारे पास, उसका मेरे जहन में था, जो हमारे पास है सेवन एजेस ऑफ मैन, वो लिख गया। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट ऑफ द पोएम है, इसका जो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में लिखी गई है बेटा, ये क्वार्ट्रेन भी नहीं है। इसमें देख लीजिए पूरा स्टैंजा जो है ये जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हियर शैल सी नो एनिमी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स पर ये एंड हो रहा है, 7 8 लाइन पे। ऑक्टेव यानी कह सकते हैं स्टैंजा जो है इसका वो एक ऑक्टेव स्टैंजा है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो ऑक्टेव है, ठीक है। इस पोएम का जो फॉर्मेट है हम ये लिख सकते हैं OCOCTAV, ऑक्टेव स्टाइल में लिखी गई है। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं इस पूरी पोएम को पढ़ देता हूँ, आपके सामने समझ में आ जाएगा। Under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. विंटर एंड रफ वेदर पे यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स हैं। फिर दूसरे स्टेंजा में कहता है who doth ambition shun and loves to lie in the sun, seeking the food he eats,
and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall you see no enemy but winter and rough weather. 8 लाइन के 2 स्टैंजाज है मेरे बच्चे। तो ये ऑक्टेव फॉर्मेट में लिखी गई है, यूं समझ लीजिए विलियम शेक्सपियर ने इसे ऑक्टेव फॉर्मेट में लिखा है। गेटिंग? इंसान है बेटा, कभी कोई चीज़ जहन से निकल जाती है लेकिन उसकी करेक्शन कर लेना इतनी बुरी बात नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन उसकी करेक्शन अगर आप ना करें तो वो एक बुरी बात है। ठीक है, आपसे भी हो सकती है मिस्टेक्स, इंसान है, मुझसे भी होगी, लेकिन मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी पोएम अंडर द ग्रीन वुड ट्री जिसके बारे में मैंने अभी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। बेटे अब इस पोएम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं इस पोएम के बारे में कि ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी है बेटा, एट दैट टाइम, उस वक्त विलियम शेक्सपियर के पीरियड में माय डियर पीपल वर रनिंग आफ्टर मनी एंड पीपल द नॉलेज। ओके, हर बंदा लस्टियस हो गया था या और वो जो था क्या कहते हैं अब अपने आप को सबसे यानी ज़्यादा ताकतवर समझने लगा था और दूसरे के दौलत और शोहरत जैसे कहते हैं फेम एंड वेल्थ, उसका उसे वो चाहता था कि वो उसे मिल जाए और वही उसकी एक कामयाबी का जरिया, उसे कामयाबी समझता था। दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, इज्जत मिल गई, कोई मुकाम मिल गया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, कोई रूलिंग पोजीशन मिल गई, तो उसे अपनी एक बड़ी कामयाबी समझते थे। ठीक है, और ये देखिए इस पूरी पोएम में जब हम इसे पढ़ेंगे माय डियर तो हमें पता चलेगा कि इस पूरी पोएम में विलियम शेक्सपियर ने जो एक बड़ी प्यारी बात कही है ना, वो यही है कि इंसान को देखें कि इसके भाई ने ड्यूक फ्रेडरिक से जान छुड़ाकर अपनी यानी मीन जान बचाकर कहाँ पर पनाह ली है, वो फॉरेस्ट आर्डन में लिए। मेरे बच्चे फॉरेस्ट जो होता है, जो जंगल होता है बेटे, वो वैसे ही खौफ और डर की अलामत समझा जाता है मेरे बच्चे। वहाँ पर लायन, देखिए लिपर्ड्स और बहुत से बियर, इस तरह के बड़े बड़े हम कह सकते हैं बीस्ट एनिमल्स होते हैं वहाँ पर मेरे बच्चे। बीस्ट तो इंसान के दुश्मन होते हैं, ये इंसान के दोस्त तो नहीं होते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कितनी पैथेटिक कंडीशन विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर बयान की है। और ये कहता है कि इसके भाई ने जहाँ पर पनाह लिए फॉरेस्ट आर्डन है, जहाँ इंसान के दुश्मन आबाद हैं, जानवर इंसान का दोस्त नहीं। और कैसे जानो, वाइल्ड एनिमल्स है, बीस्ट हैं। आप देखिए वो इंसान को चीर फाड़ खा जाते हैं, वो इंसान के खूंखार दरिंदे हैं, लेकिन वो खूंखार दरिंदे ही इंसान वहां जाकर पनाह ले रहा है और कह रहा है कम हैदर, कम हैदर, कम हैदर, हियर शैल यू सी नो एनिमी। यहाँ पर उसे कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, दुश्मनों के दरमियान खड़ा है और कहता है कि यहाँ पर उसे कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ज़रा इस थीम को तो समझने की कोशिश कीजिए, क्या अजीब गरीब थीम दे रहा है शेक्सपियर, कितना कंट्राडिक्टरी बात बता रहा है। वो यही कहना चाह रहा है कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। वो यही कहना चाह रहा है कि मैन इज द एनिमी ऑफ मैन, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है। अब इंसान पनाह भी ले रहा है तो जानवरों के पास जाकर पनाह ले रहा है, वहाँ जो कि मूजी और हशरातुल अर्ज भी हैं, जहाँ पर ये वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, खूंखार दरिंदे भी हैं, वहाँ जाकर इंसान पनाह ले रहा है और कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। कैसे कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, एनिमल्स तो उसके दुश्मन हैं, फिर भी वो कह रहा है। क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है, यहाँ ये तुम्हें नहीं खाएंगे, ये नहीं मारेंगे, यहाँ आ जाओ। कितनी पैथेटिक की बात है, इंसान जानवरों के पास जाकर पनाह ले रहा है मेरे बच्चे। ऐसे हालात हो गए, ऐसे मामलात हो गए। इसलिए मैंने कहा था कि विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग है, जो उसका वर्क है, जो उसकी पोइट्री है, जो उसके प्लेज हैं बेटा, ये यूनिवर्सल हैं। इसलिए मैंने कल आपको बताया था यूनिवर्सल है। अगर इसको हम आज के दौर पर इस पीरियड पर इसको अप्लाई करके देखें तो ऐसा ही है कि इंसान इंसान का दुश्मन बना बेटा है।
अपना ही यानी भाई, अपने ही लोग जो है क्या कहते हैं, इंसान अपने दुश्मन हो गए। इस बात को बस मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा कि एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे, अगर आप सुनना चाहें तो इस बात को कंप्लीट करके अपने अपने दुश्मन हो गए। तो उसमें ये है, अजब रिवाज मिला हमें ख़ानदान में, अजब रिवाज मिला हमें ख़ानदान में, अजनबी से लगते हैं हम अपने ही मकान में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोइम की एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने टीचर मिस्टर सईदुल्लाह खान को, फिर मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।